Assalamu alaikum students. Our next topic is normal shocks. We mentioned normal shocks in the previous section in the context of the flow through a nozzle. फ्लो थ्रू द नोजल जब हम बात कर रहे थे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल की, तो ये शॉक वेव्स ही थी जो कि बेसिकली जो फास्ट मूविंग फ्लूइड था उसको दोबारा से क्या कर रही थी, डिसलरेट करके दोबारा सोनिक कंडीशंस के अंदर या सोनिक कैटेगरी के अंदर फॉल करवा रहे थे. In practice, these irreversible discontinuities can occur in any supersonic flow field. और irreversible जो conditions हैं हमारे पास in either internal flows और external flows. तो ये हमारे पास irreversible discontinuities जो होती हैं, जो कि shocks होती हैं, ये हमारे पास क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में जो सुपरसोनिक फ्लो है उसके दौरान एग्जिस्ट कर सकती हैं. नॉलेज ऑफ द प्रॉपर्टी चेंजेस अक्रॉस द शॉक एंड द शॉक बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द डिज़ाइन ऑफ द सुपरसोनिक डिफ्यूज़र. तो जो सुपरसोनिक डिफ्यूज़र्स हैं उसके दौरान इसका जो शॉक्स का रोल है उसको जानना बहुत ज़रूरी है. वो कहता है फॉर इनलेट्स ऑन हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट एंड सुपरसोनिक विंड टनल्स, इन सारियों के अंदर क्या है, हमें शॉक्स से वास्ता पड़ता है. Accordingly, the purpose of this section is to analyze the normal shock process. तो हमने normal shocks का जो process है उसको देखना है. Before applying the basic equations to normal shocks, it's important to form a clear physical picture of shock itself. तो सबसे पहले हमें shock का पता हो कि shock है क्या चीज़. Although it's physically impossible to have discontinuities in the fluid properties, the normal shocks is nearly discontinuous. वैसे हमारे पास यहाँ पर ये बात है कि जो भी हमारे पास फ्लूइड फील्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तमाम की तमाम कॉन्टीन्यूस होती हैं, ग्रेजुअली चेंज कर रही होती हैं, कॉन्टीन्यूसली वेरिएशंस आती हैं. और फ्लूइड की अपनी जो डेफिनेशन है वो बताती है कि इसके अंदर जो चेंजेस हैं दे आर ग्रेजुअल, दे आर कॉन्टीन्यूस. लेकिन उसके बावजूद ये नॉर्मल शॉक ऐसी चेंजेस हैं, दे आर अब्रप्ट चेंजेस, दे आर डिसकॉन्टीन्यूस चेंजेस. लेकिन ये चेंजेस फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है. द thickness of the shock is about 0.2 micrometer, 10 power minus 5 inches, यानी कि बहुत स्मॉल है. एंड रफली 4 टाइम्स द मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, यानी कि गैस मॉलिक्यूल के जो सोर्स से भी क्या है हमारे पास कम है, मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल से भी कम है. लार्ज चेंजेस इन प्रेशर, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज अकर अक्रॉस अ स्मॉल डिस्टेंस. तो यही वो स्मॉल डिस्टेंस है जिसके दौरान बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं. फ्लूइड पार्टिकल डिसलरेट थ्रू द शॉक रीचेज tens of millions of GS. ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है कि फ्लूइड पार्टिकल्स जो हैं ये यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ जीएस का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो फ्लूइड पार्टिकल के अंदर जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं. दीज कंसिडरेशन जस्टिफाई ट्रीटिंग द नॉर्मल शॉक्स एज एन एब्रप्ट डिसकॉन्टिन्यूटी. इसका मतलब ये बड़ी तेज़ी से आने वाली कॉन्टिन्यूटी है. एंड वी आर इंटरेस्टेड इन changes occurring across the shock rather than in details of its structure. तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर को देखे बगैर इसके दौरान जो चेंजेस आ रही होती हैं उनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. Consider a short control of volume surrounding a normal shock standing in a passage of arbitrary shape as shown in figure. तो यहाँ पर हमने कंट्रोल वॉल्यूम लिया है जिसने नॉर्मल शॉक को घेरा हुआ है. नॉर्मल शॉक यहाँ पर इस वजह से कहा है कि ये फ्लो डायरेक्शन के नॉर्मल डायरेक्शन में ये एक शॉक वेव आ रही है जिसके बाद सडन चेंजेस हैं, अब्रप्ट चेंजेस हैं. और यहाँ पर ये जो डिफ्यूज़र जो दिखाया गया है ये वो है जो कि हमारे पास सुपरसोनिक डिफ्यूज़र है, बड़ी तेज़ी के साथ उसके अंदर एक्सीलरेट कर रहा है फ्लूइड. तो यहाँ पर इससे पहले जो शॉक वेव को गुजरने से पहले जो है ये जो कंट्रोल वॉल्यूम लिया है, इससे पहले जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने नाम T1, P1, V1 का दिया है. और इससे गुजरने के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने जो नाम दिया है दैट इज़ T2, P2 एंड V2. तो ये हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ गई हैं. ओके जी, कंट्रोल वॉल्यूम हमने ज्यूम कर लिया है.
For an isentropic flow with area variations, our starting point in analyzing this normal shock is the set of basic equations. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तमाम जो हमारे पास इसकी बेसिक इक्वेशंस वो राइट कर लिए हैं. डिस्क्राइबिंग वन डायमेंशनल मोशन दैट में बी अफेक्टेड बाय सेवरल फिनोमेना, एरिया चेंजेस, फ्रिक्शन, हीट ट्रांसफर, तो सारे फैक्ट्स इन तमाम इक्वेशंस के जरिए डिस्कस हो जाएंगे. तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, फिर मोमेंटम इक्वेशन है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्मोडायनामिक्स, आइडियल गैस इक्वेशन, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास हीट इक्वेशंस जो डिफरेंट एंथैल्पी चेंजेस के लिए यहाँ पर है, और लास्ट में एंट्रोपी चेंजेस में. ओके, हम इसकी सबसे पहले क्या करते हैं, ये यहाँ पर इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के नाम दिए गए हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस इक्वेशंस हैं और तमाम आइसेंट्रोपिक कंडीशंस, सारी की सारी हमने वो इक्वेशंस राइट कर ली, 13 इक्वेशंस जो कि हम पहले भी बार बार यूज़ करते रहे. नॉर्मल शॉक्स के लिए वी कैन नाउ सिंप्लीफाई द अबव इक्वेशंस, जो सेट ऑफ इक्वेशन था ए बी सी डी 13.1 ए बी सी डी ई एफ, जो इससे पहले हमने देखे हैं, उन तमाम को हम क्या करते हैं, नॉर्मल शॉक्स के लिए थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन फीचर इज दैट द विड्थ ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज इनफाइनाइटेसिमल. तो चूंकि इसकी विड्थ बड़ी थोड़ी होती है, तो इस वजह से जो एरिया वेरिएशन हैं, जो एरिया चेंजेस हैं, वो हमारे पास एरिया 1 एरिया 2 वो नेग्लिजिबल होंगे. हम ये कहेंगे कि एरिया जो है वो कांस्टेंट है, और जो जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो हमारे पास क्या हैं, ज़ीरो हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ द वॉल है वो बहुत छोटा है. जो वॉल्स हैं, साइड वॉल्स जो हैं, ये देखिए ना, जो साइड वाल हैं, क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी थोड़ी है, तो ये जो साइड वाल्स हैं अपर और लोअर, तो ये हमारे पास फ्रिक्शनल इफेक्ट्स भी इस दौरान बहुत ही निगलिजिबल होंगे, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं. और हीट एक्सचेंज रेट ऑफ द थ्रू द वाल, तो वो भी चूँकि वाल है ही बहुत थोड़ी देर के लिए, तो हीट एक्सचेंजेस थ्रू द वाल जो है वो भी ज़ीरो हो सकते हैं. तो कंटिन्यूटी के इनके अंदर रो वन वी वन ए वन था और रो टू वी टू ए टू था, तो वो दोनों ए जब रिप्लेस करेंगे तो वो दोनों एरियाज क्या हो गए हैं, कैंसिल आउट हो गए. यानी कि यहाँ पे भी एरिया मौजूद था, यहाँ पे भी एरिया मौजूद था, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होने की वजह से कैंसिल हो गया. अब रो वन ए वन वी वन दोनों मिला के एम डॉट बनता था, तो रो वन वी वन जो है वो एम डॉट ओवर ए है, तो इसका मतलब एम डॉट ओवर ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन के जरिए सबसे पहले जो इक्वेशन है ये ड्राइव कर. ओके जी. इसी तरीके से जो हमारे पास मोमेंटम इक्वेशन थी, मोमेंटम इक्वेशन क्या थी, बी, उसको हम देख लेते हैं. वो ये इक्वेशन थी. अब इसमें एरिया जो है वो हमारे पास ए के इक्वल है, और यहाँ पर ये जो आर एक्स है इसको हमने ज़ीरो कह दिया. तो इन दोनों एरियाज की जगह पे ए और इस आर एक्स की जगह पे ज़ीरो रिप्लेस कर देंगे हम. तो इन दोनों देखें, ए वन ए टू की जगह पे ए रिप्लेस कर दिया है, और इससे पहले जो आर एक्स था उसको हमने निगलेक्ट कर दिया है, तो उसकी जगह पे हमने ज़ीरो सब्सिट्यूट कर दिया. ओके जी. फिर इसी जो मोमेंटम इक्वेशन था यहाँ पर एम डॉट, एम डॉट ओवर ए, पहले इसको एरिया पे डिवाइड कर लें, तो एम डॉट ओवर ए की जगह पे हम रो वन वी वन पुट कर सकते हैं. तो इस एम डॉट की जगह पे रो टू ए टू पुट, रो टू वी टू पुट कर दिया, और इस एम डॉट की जगह पे रो वन वी वन पुट कर दिया. तो रो वन वी वन स्केयर, यानी कि मैं यूँ कह देता हूँ कि सबसे पहले इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे एरिया पर, इसको और इसको, इसको और इसको. जब एरिया पर डिवाइड करेंगे तो एरिया पर डिवाइड होने की वजह से ये वैल्यूज़ तो कैंसिल हो गई, तो ये P1 बच गया है, ये माइनस का P2 दूसरी साइड पे जाके P1 हो गया, ये दोनों वैल्यूज़ हो गई. अच्छा, इस m डॉट की जगह पे ये V2 साथ में मौजूद है, तो m डॉट ओवर a इसकी जगह पे रो टू V2, तो रो टू V2 जब V2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो रो टू V2 स्क्वायर हो गया, तो ये टर्म बन गई है. इसी तरह m डॉट ओवर ए इसके साथ V1 है, तो m डॉट ओवर ए रो वन V1 के इक्वल भी है, तो मैं m डॉट V1 की जगह पे रो वन V1 स्क्वायर कह दूंगा. ये माइनस था तो दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा. ये मेरे पास जो है वो मोमेंटम इक्वेशन के फाइनल फॉर्म बन गए. तो टू इक्वेशंस की हमने फाइनल फॉर्म्स देख ली, बी भी बन गई है,
सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सी देखते हैं क्या थी। सी में डेल क्यू ओवर डेल एम हमने कहा है कि नेग्लिजिबल है, तो ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगी, बाकी टर्म को एज इट इज लिखा रहने देंगे। देखिए बाकी टर्म्स को एज इट इज लिखा रहने दिया हमने, और ये हमारे पास क्या है, हेड लॉसेस हैं हमारे पास। इसमें डी इक्वल टू जीरो है, तो एम डॉट एस टू माइनस एस वन जो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एस वन इज इक्वल टू एस टू ग्रेटर देन जीरो, एस टू माइनस एस वन ग्रेटर देन जीरो, तो एस टू ग्रेटर देन एस वन। तो सेम पैटर्न पे आप लोगों ने जो हमारे बेसिक अजम्पशंस हैं उनको अप्लाई करके ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लेना। तो ये वो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं जो हमने नॉर्मल शॉक्स के लिए सिंप्लीफाइड इक्वेशंस राइट किए हैं। इक्वेशंस 13.11 यानी कि जो तमाम सेट ऑफ इक्वेशंस है दैट कैन बी यूज टू एनालाइज फ्लो थ्रू द नॉर्मल शॉक्स। तो ये फ्लो थ्रू द नॉर्मल शॉक्स को एनालाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी नो कंडीशन बिफोर द शॉक, यानी कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशंस मौजूद हों सारी, एंड वी कैन यूज दीज इक्वेशंस टू फाइंड आउट द कंडीशंस आफ्टर द शॉक। तो फर्स्ट एंड पे वैल्यूज को पता हो तो सेकंड एंड पे तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। Hence, for given upstream condition, there is a single unique downstream state. हर upstream condition के लिए एक single downstream state हमारे पास आ जाएगी। In particular, this procedure is unwieldy. Thus, the set of non-linear coupled algebraic equations to solve. यानी कि आप लोग यूँ पहले के हमने जस्ट कपल ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। Okay, we can certainly use these equations for analyzing normal shocks, but we will usually find it more useful to develop normal shocks function based on M1। तो वो कह रहा है कि हम नॉर्मल शॉक्स को एनालाइज करने के लिए इन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं, और ये मैक फर्स्ट मैक नंबर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ओके जी, दी अपस्ट्रीम मैक नंबर। ओके जी, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल शॉक फंक्शंस को फर्स्ट मैक नंबर की बेस पे आप लोग जो अपस्ट्रीम मैक नंबर है उसको फाइंडिंग के दौरान इसको यूज कर सकते हैं। बिफोर डूइंग दिस लेट्स कंसीडर द सेट ऑफ इक्वेशंस वी हैव स्टेटेड इन दिस चैप्टर दैट चेंज इन वन डायमेंशनल फ्लो कैन बी काज द एरिया वेरिएशन, फ्रिक्शन, हीट ट्रांसफर, बट इन ड्राइविंग द अबव सेट ऑफ इक्वेशन 13.11 जो कि इससे पहले हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, तो उनसे बहुत सारी काजेज जो हैं डिलीट हो गई हैं। What is causing the flow to change? तो यहाँ पर फिर क्या है, perhaps there is no changes throughout the normal shock. Indeed, if we examine each of the equation, we see that each one is satisfied, has possible solution if all properties at location 2 are equal to the corresponding properties at location 1। यानी कि ये कह लें कि था ही बड़ी थोड़ी सी देर के लिए, तो इस दौरान प्रॉपर्टीज बहुत कम चेंज हुई हैं। Except for equation 13.11d, which expresses the second law of thermodynamics, is telling us that in absence of area changes, friction or heat transfer flow properties will not change except in a very abrupt, irreversible manner for which the entropy increases। तो यहाँ पर बाकी सारों के लिए कह रहा है कि कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी इक्वेशन में s2 इज ग्रेटर देन x1 था। तो इसका मतलब ये है कि बाकी ज़्यादा कोई चेंज नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि बहुत तेज़ी के साथ इरिवर्सिबल तरीके से हमारे पास एंट्रोपी के अंदर एब्रप्ट चेंजेस आएंगे। इनफैक्ट ऑल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट टी नॉट डू चेंज थ्रू आउट द शॉक। तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो टी नॉट के अलावा बड़ी तेज़ी के साथ शॉक में चेंज होंगी। वी मस्ट फाइंड ए सोल्यूशन इन विच ऑल इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। यहाँ पर वो कह रहा है कि उसके बाद हम चेक भी करेंगे, एक सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होंगी, बिकॉज दे आर सेट ऑफ। ओके, यहाँ पर उसने बात बताया गया है, इंसिडेंटली बिकॉज ऑल द इक्वेशंस एक्सेप्ट डी इक्वेशन satisfied by P2 is equal to P1, so numerical searching methods such as Excel solver may have some difficulty in finding the correct solution। तो बाकी सारों में तो हम ये कहते हैं कि चूंकि कुछ चेंजेस ही नहीं है तो इस वजह से हमें डिफिकल्टी आ सकती है। because there are set of non-linear coupled equations, it's difficult to use equations 13.11
to see exactly what happens throughout a normal shock, तो देखने के लिए कि नॉर्मल शॉक में क्या हुआ है, we will postpone formal proof of the result we are about to present until the subsequent subsection where the react of the equations in terms of incoming Mach number. This reacting is rather mathematical, so we present results of the analysis here for clarity. अच्छा, यहाँ पर अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पर ये देखें इक्वेशंस का जो वो बता रहा है कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड के दौरान जो नॉर्मल शॉक है उसके दौरान बड़ी तेज़ी के अंदर अब्रप्ट चेंजेस आती हैं, और जो फर्स्ट प्रेशर है एट फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो प्रेशर है उसके अंदर अब्रप्ट इंक्रीमेंट आता है, इनके वेलोसिटीज जो है बड़ी तेज़ी के साथ डिक्रीज करती हैं, और एंट्रोपी जो हमारे पास इंक्रीज कर जाती है। आइसेंट्रोपिक फ्लो नहीं रहता, सेम लाइन पे एस लाइन के ऊपर जो प्रेशर वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी सेम नहीं रहती, बल्कि वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो टी एस प्लेन के अंदर जो डायग्राम है फर्स्ट और सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर वो इस टाइप का रहता है, क्योंकि हमारे पास जो एंट्रोपी है वो क्या है, हमारे पास बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो डिक्रीज होती है, सॉरी एंट्रोपी हमारे पास तेज़ी के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही होती है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्मल शॉक्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से चेंजेस उनके अंदर आ रही होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम बात कर रहे होते हैं नॉर्मल शॉक्स के अंदर, तो स्टैग्नेशन जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर हमने बात की थी कि टेम्परेचर के अलावा बाकी तमाम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं शॉक्स के अंदर। तो जो टी नॉट है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है, और ये किसको सिंप्लीफाई करके आएगा, ये एनर्जी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमने सेट ऑफ इक्वेशन बनाया था कि कौन से सेट ऑफ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास ये जो फाइंडिंग्स हैं जो हमने टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग टेबल के अंदर दी हुई हैं, ये हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं। तो पहली बात कि टी नॉट हमें कांस्टेंट मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी को ऐसे डिनोट किया हुआ है, ये हमने लिखा था कि S2 इज ग्रेटर देन S1। तो ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास एंट्रोपी इंक्रीज कर रही होती है, एंट्रोपी बढ़ती है। स्टैग्नेशन प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज करता है। स्टैग्नेशन प्रेशर वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। तो टीएस डायग्राम से हमें पता चलता है कि नॉर्मल शॉक्स के अलावा जो नॉर्मल शॉक है वो स्टैग्नेशन प्रेशर को क्या करती है, डिक्रीज करती है। टेम्परेचर जो है वो हमारे पास बाद में इंक्रीज करता है। वेलोसिटी जो हमारे पास है वो डिक्रीज कर रही होती है। डेंसिटी हमारे पास, जाहिर है जब डेंसिटी हमारे पास इंक्रीज कर रही होती है, यहाँ पर उसने बताया है कि शॉक के अंदर जैसे हम शॉक से पास कर रहे होते हैं, ये यहाँ पर जिक्र किया गया है इसका। लास्ट पैराग्राफ हमने थोड़ा सा स्किप किया था कि जब भी नॉर्मल शॉक से पास करता है कोई भी पार्टिकल is passing through the shocks, there is a very large negative pressure gradient. This pressure gradient causes a dramatic reduction in speed. तो यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो स्पीड क्या हो रही होती है, रिड्यूस हो रही होती है। एंड हैंस अ रैपिड रेज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। एंड काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल थर्मल एनर्जी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। We may wonder what happened to the density because both the temperature and pressure raises through the shock. तो यहाँ पर leading to the opposite change in the density, it turns out that the density rho increases throughout the shock. तो density भी यहाँ पर क्या हो रही है हमारे पास, increase कर रही है, because shock is adiabatic but highly irreversible, entropy increase करती है, और लास्टली स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रही होती है। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास इंक्रीज करती है, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी अकॉर्डिंगली क्या करेगी, इंक्रीज कर रही होगी। ओके जी, तो फिर हम आ जाते हैं उस टेबल की तरफ कि हमारे पास जो वैल्यूज थी उनके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। तो ये नेक्स्ट हमारे पास जो टेम्परेचर है देखें वो इंक्रीज कर रहा था, ये हमें टीएस डायग्राम से पता चला है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, डेंसिटी
इंक्रीज कर रही है, प्रेशर हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, एंड लास्टली जो मैक नंबर है वो वैल्यू हमारे पास डिक्रीज कर रही है। यानी कि नॉर्मल शॉक अल्टीमेटली क्या करता है कि फ्लूइड को दोबारा मैक नंबर जो सुपर सोनिक होने की वजह से ग्रेटर देन 1 था, तो मैक नंबर को डिक्रीज करवा के दोबारा जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है या बैक लाने की कोशिश कर रहा होता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक होगा फेनो एंड रिले इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉर्मल शॉक्स। तो फेनो में फ्रिक्शनल इफेक्ट्स और रिले के अंदर हीटिंग इफेक्ट्स जो हैं नॉर्मल शॉक्स की वजह से आने वाले जो इफेक्ट्स हैं उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो इनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं।